अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको इंग्लिश लेक्चर सीरीज़ के 5वें लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज का लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें आपका जो 5 क्वेश्चंस है ना आपके टेस्ट में प्रीपोजिशंस के, वो मोस्टली कवर हो जाएंगे क्योंकि मैं आज आपको तकरीबन 20 प्रीपोजिशंस कवर कराने जा रहा हूँ। तो उनको समझने के बाद प्रीपोजिशंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद दो प्रीपोजिशंस हैं ऑफ और बाय, वो मैं आज नहीं करवाऊँगा। उनके कुछ फिक्स यूजेज हैं, वो मैं आपको कल अलहदा वीडियो में बताऊँगा। और उसके साथ लास्ट 5 ईयर्स के जो पास पेपर हैं ना प्रीपोजिशंस के, वो हम सॉल्व करेंगे ताकि हमें पता चले कि हम सही चल रहे हैं। और अगर इसमें से कोई छूट भी गई होगी ना हमारे प्रीपोजिशन, या क्योंकि मैंने टेस्ट देखे हैं तो वहाँ पर कहीं पर मॉडल वर्ब्स भी यूज़ हुए हैं, तो वो भी मैं आपको करवा दूँगा ताकि आपका जो कोई भी मतलब एस्पेक्ट है ना टेस्ट का वो रह ना जाए। प्रीपोजिशन आपकी पूरी कवर हो, मॉडल वर्ब्स आपके कवर हो जाएं इस हिसाब से। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास है प्रीपोजिशन अनटिल। क्या? अनटिल। ठीक हो गया जी। अब जो ये प्रीपोजिशन है ना अनटिल, कभी कभी टिल भी यूज़ होती हैं, प्रीपोजिशन टिल, तो उनका सेम ही यूजेज है। आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके नोट्स बनाते जाएं। इसका मतलब होता है अप टू डेट टाइम, यानी उस वक्त तक। अनटिल या टिल तब यूज़ होगी जब हम उस वक्त तक की बात करेंगे। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। I will stay here until 11 o'clock। मैं यहाँ रुकूँगा 11 बजने तक। देखिए, तो ये हमने क्या बात की, उस वक्त तक। यहाँ पर वो कौन सा वक्त है? 11 तक। मैं यहाँ पर रुकूँगा 11 तक। ठीक हो गया जी। अब ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लें। आर यू गोइंग टू वर्क until 9 AM। क्या तुम 9 बजे तक काम पर जा रहे हो? मैंने फिर से उस वक्त तक की बात की, यानी 9 बजे तक। क्या तुम 9 बजे तक काम पर जा रहे हो? ठीक हो गया। ये था until का यूज़ एज अ प्रीपोजिशन। अब कभी कभी until जो है ना कंजक्शन के तौर पर भी काम करता है। क्या? until एज अ कंजंक्शन अभी हमने नहीं किए, लेकिन कंजंक्शंस ऐसे वर्ड होते हैं जो सेंटेंस के दो पार्ट्स को खुद से एक दूसरे से मिलाते हैं। ठीक हो गया। तो वहाँ पर अनटिल की मीनिंग क्या हो जाती है? जब तक के। प्रीपोजिशन में उसकी मीनिंग थी उस वक्त तक, और कंजंक्शन में हो गई जब तक। अनटिल माय फादर comes I will read this book। जब तक मेरे अब्बू आते हैं तब तक मैं ये किताब पढ़ूंगा। तो यहाँ पर जब कंजक्शन के तौर पे until यूज़ हुआ तो हमने उसकी मीनिंग क्या निकली? जब तक। ठीक हो गया। ये हो गया हमारा until। अब हमारी दूसरी जो प्रीपोजिशन है वो है अबाउट। अब जो अबाउट है ना, ये रिगार्डिंग समवन और समथिंग, जब हम किसी के या किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं ना, तो वहाँ पर क्या यूज़ होती है? अबाउट। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देयर इज समथिंग अबाउट हिम डेट आई लव, यानी
उसमें कुछ ऐसा है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। ठीक है क्या? देयर इज़ समथिंग अबाउट हिम डेट आई लव, यानी उसके बारे में सब कुछ है, उसके बारे में कुछ है जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो मैंने किसी के इंसान के बारे में बात की यहाँ पर, तो मैंने अबाउट लगाया। अगर यहाँ पर कोई चीज़ होती ना तो फिर भी हम अबाउट लगाते। एक दूसरा एग्जांपल है, शी वाज क्यूरियस अबाउट द रिजल्ट, वो नताज को लेकर परेशान थी। ठीक हो गया? वो नताज को लेकर परेशान थी। अब जो नताज हैं, द रिज़ल्ट, ये क्या था? ये कोई थिंग थी। अब ये पर्सन तो नहीं है ना, तो ये कोई चीज़ थी, उसके बारे में मैंने बात की, तो वहाँ पर भी क्या यूज़ होगा? अबाउट यूज़ होगा। यानी किसी चीज़ के बारे में या किसी शख्स के बारे में हम कोई बात कर रहे हो तो वहाँ पर अबाउट यूज़ होगा। उसके बाद है प्रीपोजिशन टू। अब जो प्रीपोजिशन टू है ना, उसके 3 मेन यूजेज हैं, 3। पहला डायरेक्शन, दूसरा डेस्टिनेशन, और तीसरा रिसीविंग एन एक्शन। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल की तरफ जा रहा है। ये हमें क्या बताई? डायरेक्शन, कहाँ जा रहा है? स्कूल की तरफ। ये हो गई डेस्टिनेशन। उसके बाद है हमारा, सॉरी, ये थी डायरेक्शन, ही इज गोइंग टू स्कूल, किस तरफ जा रहा है? स्कूल की तरफ जा रहा है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दिस इज द राइट पाथ टू सक्सेस। अब यहाँ पर हमें डेस्टिनेशन का बता रहे हैं, दिस इज़ द राइट पाथ टू सक्सेस, यानी कामयाबी की तरफ ये सही रास्ता है। कामयाबी की तरफ जाने का ये सही रास्ता है। जो कामयाबी है वो हमारी क्या हो गई? डेस्टिनेशन हो गई। उसके बाद हमारा जो एक्शन रिसीविंग है उसका हम एग्जांपल देखते हैं। कुड यू पास दी बोतल टू मी, क्या तुम बोतल को मेरे पास भेज सकती हो, या क्या तुम बोतल को मुझे दे सकती हो, या क्या तुम बोतल को मेरे पास दे सकती हो। तो यहाँ पर जो टू मी है ना, ये क्या शो कर रहा है? रिसीविंग ऑफ एक्शन। कौन रिसीव करेगा एक्शन? मैं करूँगा, यानी मैं बोतल रिसीव करूँगा, तो बोतल रिसीव करना एक एक्शन हो गया। तो ये 3 यूजेज थे टू के। अब प्रीपोजिशन है टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का क्या है? वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है। क्या? डायरेक्शन, टुवर्ड्स शोज डायरेक्शन। अब जो हमने पहले एग्जांपल देखा ना, वो यहाँ पर भी हो सकता है। ही इज गोइंग टुवर्ड्स स्कूल, वो स्कूल की तरफ जा रहा है। ठीक है? तो टू के 3 यूज थे मेन, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन और रिसीविंग ऑफ एन एक्शन। और लेकिन जो टुवर्ड्स है ना, उसका सिर्फ एक ही है, डायरेक्शन शो करना। ही इज़ गोइंग टुवर्ड्स द स्कूल। अब ही इज़ गोइंग टू स्कूल भी सही है, ही इज़ गोइंग टुवर्ड्स स्कूल, ये दोनों ही जुमले ठीक हैं। तो आपको जब ये एमसीक्यू में आएगा ना, तो दोनों नहीं देगा। अगर ऐसा आया तो यहाँ टू देगा, यहाँ टुवर्ड्स देगा। हाँ, आप कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभी। वो सेंटेंस में डेस्टिनेशन की तरफ बात कर रहा होता है, लेकिन आप उसको डायरेक्शन की तरफ ले जाते हो, तो इनमें फ़र्क है, तो इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद है हमारा आउट ऑफ। क्या है? आउट ऑफ। अब आउट ऑफ की मीनिंग होती है कमिंग आउट फ्रॉम अ बाउंडेड प्लेस, यानी जब आप किसी बाउंडेड प्लेस से बाहर आने की बात करते हो ना, तो वहाँ पर आउट ऑफ यूज़ होती है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं।
when we came out of the hotel the taxi was standing there. When we came out of the hotel, जब हम होटल से बाहर आए। अब जाहिर सी बात है, होटल जो है वो एक बाउंडेड प्लेस थी, वहाँ से बाहर आने की हमने बात की तो आउट ऑफ यूज़ हुआ। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो कहीं भी ये प्रीपोजिशन आएगी तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे। व्हेन वी केम आउट ऑफ द होटल द टैक्सी वाज स्टैंडिंग देयर, जब हम होटल से बाहर आए तो टैक्सी वहाँ पर खड़ी थी। ठीक हो गया, टैक्सी वहाँ पर खड़ी थी। उसके बाद है जी हमारा फार और सिंस। इसमें अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती हैं, फार और दूसरा है सिंस। ठीक हो गया। फार के दो यूज़ हैं, एक तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम को शो करता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और दूसरा पर्पस और रीज़न। ये दो उसके मेन यूजेज हैं। और जो सिंस है ना, वो बताता है हमें स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक हो गया। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई वाज वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अब देखिए, आई वॉज वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था सुबह से। अब जो यहाँ पर मॉर्निंग है ना, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी मैंने सुबह से लेकर मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अब कितना टाइम किया है यहाँ पर इसकी बात नहीं हो रही। अगर वो बात हो रही होती तो वो ड्यूरेशन होती। और हाँ, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, यहाँ पर जो फार है ना, ये कंजक्शन के तौर पर यूज़ हो रहा है। किसके तौर पर कंजंक्शन के तौर पर, प्रीपोजिशन नहीं है। अब प्रीपोजिशन के तौर पर हम एग्जांपल लेते हैं। आई हैव बीन वाचिंग यू फॉर 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट से तुम्हें देख रहा हूँ, मैं 5 मिनट से तुम्हें देख रहा हूँ। अब 5 मिनट एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। ठीक हो गया जी। तो ये क्या हो गया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो वहाँ पर हमने क्या लगाया, फार लगाया। मैंने आपको क्या बताया, फार यूज़ होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, और सिंस यूज़ होता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे किसी साल की हम बात करेंगे ना, तो सिंस लगेगा, सिंस 1900 माई एंसेस्टर्स यूज टू लिव हेयर सिंस 1900। ठीक हो गया। यहाँ सिंस हम कर देते हैं सिंस 2 PM। आई एम वेटिंग फॉर यू सिंस 2 PM, 2 बजे से लेकर मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो 2 बजे एक पॉइंट ऑफ टाइम है। और लेट सपोज करें मैं कहता हूँ कि वी लिव हियर, वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स, हम 10 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। ये एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया, 10 साल। और जो अगर हम कोई पर्टिकुलर साल में बताता तो वो पॉइंट ऑफ टाइम होती, तो उसके साथ सिंस लगता। तो ये था कॉन्सेप्ट। फार यूज़ होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। जैसे मैंने 5 मिनट बोला, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। 10 साल है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। और अगर पॉइंट की बात करें, स्टार्ट सिंस जहाँ पर यूज़ होता है, तो वो जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। कोई साल हो गया, वो पर्टिकुलर अगर ईयर की बात करें तो वो साल हो, एक साल की बात करें पर्टिकुलर की तो वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा। किसी आवर की बात करें या कोई पर्टिकुलर टाइम बताएं, 2 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गई। तो ड्यूरेशन और उसका पॉइंट ऑफ टाइम, बस यही कॉन्सेप्ट है फार और सिंस का। अब फार का जो दूसरा यूज़ है ना, पर्पस और रीज़न वाला, उसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। तो उसकी एक एग्जांपल है, आई प्रे फॉर सक्सेस, आई प्रे फॉर सक्सेस।
अब मैं प्रे करता हूँ, लेकिन उसका रीज़न है, कोई पर्पज़ है, क्या है कि मुझे सक्सेस मिले। आई केयर फॉर माई फैमिली, मैं अपने ख़ानदान का ख्याल रखता हूँ। तो इसका कोई पर्पज़ होता है, क्योंकि आप अपने ख़ानदान वालों से जो है ना मोहब्बत करते हो, उनसे प्यार करते हो, तो इसके लिए आप उनकी केयर करते हो। तो इसका भी कोई रीज़न है, कोई पर्पज़ है। उसके बाद हमारी जो दो प्रीपोजिशंस हैं जिनमें कन्फ्यूज़ होती हैं बच्चों को, वो हैं पहली अंडर। तो जो अंडर है ना बेटा, वो यूज़ होती हैं जब कोई चीज़ हो बिलो समथिंग, नॉट फुली कवर्ड। जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के नीचे हो लेकिन वो पूरी तरह से उससे कवर ना हो ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉरी, तो वहाँ पर अंडर यूज़ होता है। इसका एक हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं, द डॉग हिड अंडर दी बेड, यानी जो कुत्ता था वो बेड के नीचे छुप गया। अब आप बोलोगे कि वो तो उसके पूरा नीचे आ जाते हैं। जी, वो उसके नीचे होता है, लेकिन उसके साइड में बेड जो है ना पूरा फर्श के साथ मिला हुआ तो नहीं होता ना, कहीं ना कहीं से मतलब आप देख तो सकते हो ना, तो वो पूरा उसके साथ कवर नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर अंडर यूज़ करेंगे। और दूसरी है हमारी बीनीथ। तो बच्चों को अक्सर इसमें मुश्किल आती हैं कि कहाँ पर बीनीथ यूज़ होगा और कहाँ पर अंडर यूज़ होगा। अब जो बीनीथ है ना, उसका मतलब है बिलो समथिंग फुली कवर्ड, यानी किसी चीज़ के नीचे हो लेकिन उससे पूरा कवर हो। अब एक कॉमन एग्जांपल लेता हूँ, उसमें मैं अंडर भी यूज़ करूँगा और बीनीथ भी यूज़ करूँगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक सेंटेंस है, एक्चुअली दो सेंटेंस में लिखता हूँ। ही वाज सिटिंग डैश द ट्री, और दूसरा है ही वाज सिटिंग डैश द शेडो ऑफ द ट्री। ठीक हो गया, दो जुमले, पहला है ही वाज सिटिंग डैश द ट्री और दूसरा ही वाज सिटिंग डैश द शेडो ऑफ द ट्री। अब इनमें हम देखते हैं कहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। तो जो पहला सेंटेंस है ना, ही वाज सिटिंग डैश द ट्री, तो अब जब आप पेड़ के नीचे कोई बैठा होता है ना, तो उसका पेड़ के साथ कांटेक्ट नहीं होता, वो भले ही उसके ऊपर होता है, वो पूरा उसके ऊपर होता है, लेकिन फिर भी वो उसको कवर नहीं कर रहा होता, उसके साथ कोई टच वगैरह में भी नहीं होता। तो यहाँ पर अंडर यूज़ होगा। लेकिन अब दूसरे जो सेंटेंस को देखें, ही वाज सिटिंग डैश द शेडो ऑफ द ट्री, तो अब यहाँ पर शेडो, अब जब भी आप पेड़ के नीचे बैठोगे शेडो आएगा तो वो जाहिर सी बात है पूरा आपको भी कवर कर लेगा। बाहर रोशनी होगी लेकिन आपके ऊपर पूरा ट्री का शेडो होगा, आप फुली कवर्ड हो, तो यहाँ पर अब बीनीथ यूज़ होगा। तो उम्मीद है कि अब इस एग्जाम्पल के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। तो अब दो प्रीपोजिशंस हैं उनको देखते हैं। इनमें भी अक्सर एक है हमारे पास बिलो और अबोव, ये कॉन्ट्रास्टिंग है, यानी इन दोनों का डिफरेंट मीनिंग है, एक दूसरे से अपोजिट में है। बिलो का मतलब है लो, इनमें लेवल और पोजीशन, और अबोव का मतलब है हाई इन लेवल और पोजीशन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो बिलो का एग्जाम्पल होगा
दिस सिटी लाइज बिलो दी सी लेवल। ये जो शहर हैं ये सी लेवल से नीचे हैं। क्या हैं? सी लेवल से नीचे। हमने जब नीचे होने की बात की, लेवल में नीचे होने की, यहाँ पोजीशन में, तो क्या लगाया? बिलो लगाया। अब अबोव की बात करते हैं। दी एरोप्लेन वाज फ्लाइंग अबोव दी क्लाउड्स। जहाज़ क्लाउड्स के ऊपर उड़ रहा था। क्या? जहाज़ क्लाउड्स के ऊपर उड़ रहा था। यानी जब हमने क्लाउड से ऊपर होने की बात की, लेवल में हाई होने की बात की, पोजीशन में हाई होने की बात की, तो हमने क्या लगाया? अबोव लगाया। तो ये थी इनके यूजेज थे, सिंपल यूजेज हैं। तो जब ये पेपर में आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद है ओवर। अब ओवर की बात है किसी चीज़ के ऊपर से मूवमेंट कर जाना। क्या? किसी चीज़ के ऊपर से मूवमेंट कर जाना या किसी चीज़ को कवर कर लेना। टू शो मूवमेंट अबोव समथिंग और कवरिंग। यानी जब किसी चीज़ के ऊपर से मूवमेंट करने की बात हो या किसी चीज़ को कवर करने की बात हो फुली, तो वहाँ पर ओवर यूज़ होगा। अब जो मैंने आपको एरोप्लेन वाली एग्जांपल दी, यहाँ पर अबोव की जगह ओवर भी आप यूज़ कर सकते हैं। दी एरोप्लेन वाज फ्लाइंग ओवर दी क्लाउड्स। ठीक हो गया? तो ये जब पेपर में आएगा ना, तो जो पेपर मेकर हैं उसको ये बात बताएं, वो कभी भी आपको ऐसे एग्जांपल में अबोव और ओवर साथ नहीं देगा। ठीक है? या तो वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा होगा, वो कवरिंग की बात करेगा, आप वहाँ पर भी उसको एज अ मूवमेंट ले लेंगे। अब कवरिंग का एग्जांपल लेते हैं। द शीट वाज ओवर दी बेड। यानी जो शीट थी वो बेड के ऊपर थी। जाहिर सी बात है वो बेड को कवर कर रही थी। ठीक हो गया? तो ये हो गया कवरिंग का एग्जांपल और ये हो गया मूवमेंट का। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको हर प्रीपोजिशन के जो यूजेज हैं वो बता रहा हूँ। आप बस आपको उनको समझना है और प्रैक्टिस करना है। और कल वाली वीडियो में जब मैं आपको एग्जाम्पल्स कराऊँगा ना, वो भी पास पेपर से, तो आपको भी पता चलेगा कि वाकई हमने कुछ मतलब अच्छा पढ़ा है। उसके बाद है बिटवीन और अमंग। बिटवीन और अमंग, इनके भी सिंपल यूजेज हैं। जब हम दो चीज़ों को या दो पर्सन्स को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर बिटवीन लगता है। शोज रिलेशन ऑफ टू पीपल और टू थिंग्स। जब दो चीज़ों या दो शख्स के बारे में रिलेशन बताना हो तो वहाँ पर बिटवीन यूज़ होता है। और अमंग क्या? दो से जब ज़्यादा होंगे ना तो अमंग यूज़ होगा। शोज रिलेशन बिटवीन, रिलेशन ऑफ मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। दो शख्स या दो चीज़ों से ज़्यादा की जब हम बात करेंगे उनके रिलेशन की, तो वहाँ पर अमंग यूज़ होगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अहमद एंड समीर। ठीक हो गया? देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अहमद एंड समीर। अहमद और समीर के बीच में कोई मसला था। अब यहाँ पर अहमद और समीर दो शख्स से, उनके बीच में बात हुई तो हमने क्या लगाया? बिटवीन लगाया। कोई और एग्जांपल लेते हैं।
द बॉल इज बिटवीन दी बॉक्सेस। जो बाल हैं वो बक्सों के बीच में हैं, तो यहाँ पर भी बिटवीन लगेगा। अब यहाँ पर उसने पोजीशन शो की है किसी चीज़ की दूसरी चीज़ों के बीच में, दो चीज़ों के बीच में। ठीक हो गया। अब अमंग का एग्जांपल देखते हैं। देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट अमंग दी मेंबर्स ऑफ दी कमेटी के मेंबर्स के दरमियान मसला था। अब क्योंकि मेंबर्स ज़्यादा थे, दो से ज़्यादा ही होंगे, ज़ाहिर सी बात है कमेटी में, तो फिर वहाँ पर हमने अमंग यूज़ किया। लेकिन जब दो की बात होगी तो बिटवीन यूज़ होगा। तो ये था डिफरेंस बिटवीन और अमंग का, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं, सिंपल से यूजेज हैं। अब हम देखते हैं अक्रॉस और थ्रो को। अक्रॉस और थ्रो, इनमें भी बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर कौन सा यूज़ करना है। अक्रॉस हम तब यूज़ करते हैं जब वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट की बात हो। ठीक हो गया। एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो वहाँ पर हम अक्रॉस यूज़ करेंगे। और इसमें थ्रो में क्या होगा, वन पॉइंट टू इन अदर पॉइंट बट विद इन समथिंग। अब दोनों का यूजेज क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की बात करने की जब हम बात करेंगे तो अक्रॉस और थ्रो यूज़ होंगे। लेकिन अक्रॉस तब यूज़ होगा जब सिंपली हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जाने की बात करेंगे। लेकिन जो थ्रो है ना, उसमें हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तो जाएंगे लेकिन किसी चीज़ से होकर जाएंगे। ठीक है ना। थ्रो में क्या होगा, किसी चीज़ से होकर जाएंगे, उसके बीच से होकर जाएंगे। एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो मज़ीद हमें समझ में आएगा। अक्रॉस की एग्जाम्पल लेते हैं हम। देयर इज अ लार्ज ब्रिज अक्रॉस दी रिवर। रिवर के ऊपर एक बड़ी पुल है। ठीक हो गया। अब ब्रिज क्या होता है, एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक होता है, यानी एक पॉइंट से दूसरे के पॉइंट तक। तो यहाँ पर अक्रॉस यूज होगा। अब ये किसी चीज़ के बीच में से नहीं जा रही तो यहाँ पर अक्रॉस लगा। लेकिन अब थ्रो का हम एग्जांपल लेते हैं। ही वाज वॉकिंग थ्रो दी फॉरेस्ट। वो जंगल से होकर जा रहा था। अब जंगल में ज़ाहिर सी बातें पेड़ होंगे तो वो उसके बीच से होता हुआ जा रहा होगा। तो यहाँ पर क्या लगा, थ्रो लगा। यहाँ अक्सर जो एग्जाम्पल आता है वो ट्रेन का आता है। जब ट्रेन किसी टनल से जाती है ना तो वहाँ पर भी थ्रो लगेगा क्योंकि वो उसके बीच में से होकर जाता है। ट्रेन केम थ्रो दी टनल। अब जब थ्रो लगाया है ना हमने, ट्रेन केम थ्रो दी टनल, ट्रेन केम थ्रो दी टनल, यानी जो रेल थी वो टनल के बीच में से आई, बीच में से होकर आई, तो यहाँ पर थ्रो लगेगा। अब यहाँ पर क्योंकि जो वो है ना हमारा टनल, वो भी एक बाउंडेड प्लेस है तो यहाँ पर आउट ऑफ भी लग सकता है, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना। ट्रेन केम आउट ऑफ दी टनल। आपको बस कॉमन कॉन्सेप्ट समझना है कि अक्रॉस तब यूज़ होगा जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की बात हो और किसी चीज़ में से होकर हमें ना जाना पड़े। और जब थ्रो होगा तो हम किसी चीज़ से होकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे। अब यहीं पर मैं आपको अलांग का भी बता देता हूँ। अलांग यूज़ होता है जब हम किसी चीज़ के साथ लाइन बाय लाइन चलें, लाइन बाय लाइन, या किसी चीज़ के साथ साथ चलें।
ही वॉज गोइंग टू स्कूल अलॉन्ग द कार, यानी एक कोई कार स्कूल में जा रहा था, कोई कार थी ना तो उसके साथ ही में जा रहा था, उसके मतलब उसके अंदर नहीं था लेकिन उसके बाहर ही मेरी अपनी सवारी थी, लेकिन उस कार के साइड बाय साइड में चल रहा था। आई वॉज गोइंग टू स्कूल अलॉन्ग दी कार, ठीक हो गया। तो ये अलॉन्ग का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम पोजीशंस की कुछ देख लेते हैं। उसमें पहले हैं बिसाइड और नेक्स्ट टू। अब जो बिसाइड और नेक्स्ट टू है ना, इनका एक ही कॉमन यूजेज है। क्या यूजेज है? एक ही कॉमन यूजेज। वो क्या है? एट साइड ऑफ समवन आर समथिंग। जब हम किसी चीज़ का किसी दूसरे चीज़ या शख्स के पास होने की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर बिसाइड या नेक्स्ट टू लगता है, ठीक है ना। ही वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू, और नेक्स्ट टू यहाँ पे सही लगाएं, आपकी मर्जी है। ही वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू दी बिल्डिंग। वो बिल्डिंग के साइड में खड़ा था, वो बिल्डिंग के साइड में खड़ा था। तो यहाँ पर नेक्स्ट टू या बिसाइड दोनों का एक ही यूज़ है, जो आपको यूज़ के ऑप्शन में गिवन है वो आप यूज़ करेंगे। उसके बाद है क्लोज टू या नियर। अब इन दोनों का भी कॉमन यूज़ है। क्या यूजेज है? किसी चीज़ के करीब होना, नॉट फार फ्रॉम समवन और समथिंग। जब भी किसी चीज़ का किसी दूसरे चीज़ के करीब होने की बात करेंगे ना, तो वहाँ पर क्या लगेगा? क्लोज टू या नियर। अब बिसाइड और नेक्स्ट टू तब लगेगा जब साइड बाय साइड हो, और जब करीब होने की बात होगी तो वहाँ पर नियर या क्लोज टू। एग्जाम्पल लेते हैं, देयर इज़ अ गैसोलीन स्टेशन क्लोज टू, यहाँ आप नियर यूज़ करें, क्लोज टू और नियर माय हाउस, ठीक हो गया। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है, देयर इज़ अ गैसोलीन स्टेशन क्लोज टू और नियर टू माय हाउस, यानी मेरे घर के करीब एक गैसोलीन स्टेशन है, यानी जहाँ से गैस रिफिल होता है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है नियर बाय। अब नियर बाय जो है ना, वो प्रीपोजिशन नहीं है, ये एक एडवर्ब है, लेकिन ये क्योंकि आपके पास पेपर में है तो मैं आपको करवा देता हूँ। नियर बाय एक एडवर्ब है और इसकी मीनिंग भी है टू बी पोजिशनड नियर टू समथिंग। ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब है किसी चीज़ के पास होना, किसी चीज़ के करीब होना, यानी जैसे क्लोज टू या नियर था ना, वही सेम मीनिंग भी इसकी है। तो ये एक एडवर्ब था। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, दी डेब्रिस, डेब्रिस यानी मलबा जो होता है, दी डेब्रिस ऑफ कार फाउंड नियर बाय दी बशेस, यानी झाड़ियों के पास से कार का मलबा मिला। तो ये आज मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस करवाई हैं, और ये नियर बाय का भी मैंने आपको बता दिया। इनके नोट्स बनाएं, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करें, यही चीज़ें आपके पेपर में आनी है। आप पढ़ते नहीं, फिर बाद में बोलते हो कि ये था वो था मुश्किल था। तो आपको बस पढ़ना है, इनके नोट्स बनाना है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और यही चीज़ें जो है ना, आपको पैसों पे लोग बेचते हैं, और वो तो मेरे हिसाब से इतना अच्छे से भी आपको पढ़ाते नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपसे महंगी फ़ीस ली जाती है और आपको पूरे कॉन्सेप्ट नहीं करवाए जाते। अब कल के लेक्चर में मैं आपको पास्ट पेपर सॉल्व कराऊंगा, आप देखेंगे कि यही सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, और आपको वो इतनी आसान लगेगी कि आप बार बार हमारे पास आएंगे। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कल के वीडियो में मैं आपको बाय करवा दूंगा, आप करवा दूंगा, मॉडल वर्क करवा दूंगा, और पास्ट पेपर को भी हम सॉल्व करवा देंगे आपको। तो वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा।